नाजरीन आदाब, मैं रदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की अहम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ खबरें अखबार की सिर्फ सुर्खियां बनकर रह जाती हैं या टीवी पर 2 मिनट की न्यूज़ ही हो पाती है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी अशर यासिर। अशर यासिर, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। तो सबसे पहले बात करते हैं लोकल न्यूज़ की। तो इस वक्त बात करें लोकल न्यूज़ की, तो इस वक्त तेलंगाना में भाजपा बहुत ही तेज तर्रार तरीके से नज़र आ रही है और भाजपा अपने संगठनात्मक चुनाव की तैयारी कर रही है। और वहीं जो सियासी गलियारों में जो सबसे अहम चर्चा जो हो रही है, वो कहा जा रहा है कि राज्य इकाई का प्रमुख कौन होगा, कौन राज्य इकाई की कमान संभालेगा। इसको लेकर कई सारे नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो उनमें पिछड़ा वर्ग समुदाय से कुछ नाम जो है सामने आ रहे हैं। उसमें कहा जा रहा है कि इटेला राजेंद्र और अरविंद धर्मपुरी का इस नाम पर जो उनके नाम पर काफ़ी चर्चा हो रही है। इन सारे नामों को काफ़ी तरजीह दी जा रही है और कई सारे नेताओं ने इन दोनों का समर्थन भी किया है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कांग्रेस ने बनाया ना बोम्मा महेश कुमार गौर को यहाँ का अध्यक्ष बनाया, टीपीसीसी अध्यक्ष बनाया, उसके हिसाब से जिस तरह से बीजेपी में इस वक्त देखा जा नज़र आ रहा है कि ये चुनाव करना काफ़ी आसान है, लेकिन उतना आसान है नहीं। रीज़न ये है कि मतलब जो लोग हैं यहाँ पे पार्टी के बड़े, उनको ही मनाना पड़ेगा। और जिस तरह से इटेला राजेंद्र और धर्मपुरी अरविंद की बात हो रही है, तो इससे पहले जब बंडी संजय कुमार थे, उनको ठीक इलेक्शन से पहले हटा दिया था। उसके बाद फिर क्या बोलते किशन रेड्डी को बनाया। अब किशन रेड्डी को बनाने के बाद उसमें ये भी बात सामने आ रही है कि उनकी जो सीटें कम आई हैं, मतलब उनको लग रहा था कि और ज़्यादा सीटें आएंगी, तो वो भी कहीं ना कहीं एक रीज़न हो सकता है उनके हिसाब से कि जो इनको हटाया बंडी संजय कुमार को, इस वजह से उनकी सीटें कम है, क्योंकि लोगों में कहीं ना कहीं गुस्सा नज़र आया था उस दौरान। अब जिस तरह से जीएचएमसी का चुनाव होना है, जीएचएमसी के चुनाव को लेकर के भी बीजेपी काफ़ी तैयारी कर रही है। जिस तरह से पिछली बार उसने प्रदर्शन किया था कि वो और ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करना चाह रही है। इस वजह से भी ये चुनाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चुनाव हो जाएगा तो एक चीज़ ये टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि भाई ये भी चुनाव होना है, तो ये चुनाव करके जो भी इसमें क्या बोलते बनेगा अध्यक्ष, वो कहीं ना कहीं अपने हिसाब से इन चीज़ों को चलाएगा। और जिस तरह से इस वक्त जो है तेलंगाना में गवर्नमेंट जो चल रही है कांग्रेस की, उसको भी 1 साल हो गया है, ठीक है। उस दौरान भी मतलब कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि ये दोनों लीडर काफ़ी ज़्यादा सामने आए हैं पब्लिक के। जो भी मुद्दे थे उन मुद्दों को उठाया, जिस तरह से अपोजिशन का काम होता है हर मुद्दे को उठाना, उसी तरह से इन दोनों लीडर्स ने, बीजेपी के इन दोनों लीडर्स ने इस तरह के मुद्दों को उठाया। तो अगर देखा जाए तो एक तो यहाँ पे लीडर है राजा सिंह, जो कि हमेशा विवादित बयान देते रहते हैं, खासकर मुसलमानों के खिलाफ। उनको उस तरह से पेश नहीं कर रही है बीजेपी, लेकिन इन 2 लीडरों को, चाहे वो इटेला राजेंद्र हो जो पहले बीआरएस में थे, हेल्थ मिनिस्टर थे, फिर वो बीजेपी में चले गए और अभी हैं नेता हैं वहाँ के, और इसी तरह धर्मपुरी अरविंद, जो कि ये दोनों लोग मतलब वहाँ पे चाहे वो हम बात करें बंडी संजय कुमार की या फिर राजा सिंह की, उन सबसे ज़्यादा सही माने जाती हैं, क्योंकि इनकी तरफ से मतलब उस तरह की प्रतिक्रियाएँ बहुत कम आती हैं। और जिस तरह से अगर बात करी जाए बीआरएस की, तो बीआरएस भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही, क्योंकि ये जो जीएचएमसी चुनाव होने थे इसको लेकर के उन्होंने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन अब बात ये सामने आ रही है कि उम्मीदवार चयन मतलब जो उसकी पार्टी की विचारधारा है उस हिसाब से होना चाहिए। अब जो अभी 2 नाम सामने आए हैं, उन 2 नामों को लेकर के भी पार्टी के अंदर मंथन चल रहा है। और फिर यहाँ के जो लीडर्स हैं, यहाँ के जो क्या बोलते हैं ज़िलों में जो वो हैं अध्यक्ष, उनसे भी बात की जाएगी। उनसे बात करने के बाद कहीं ना कहीं इसमें कोई अच्छी मतलब उन दोनों में से कोई तो एक अध्यक्ष बनेगा। और फिर ये भी है कि कहीं कोई नाराज़ ना हो जाए। अगर कोई समुदाय नाराज़ हो गया तो फिर जीएचएमसी इलेक्शन में इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल खड़ी हो सकती हैं। तो यही सारी चीज़ें देख करके अब इसमें क्या होना है आगे, वो अब ये तय करेंगे, क्योंकि भाजपा बीसी नेताओं की ताकत और कमजोरियों का भी मूल्यांकन कर रही है। जो बीसी नेता हैं उनकी क्या ताकत है, क्या कमजोरियां हैं, उन सबको देख करके इस पद पे वो आसीन हो सकते हैं।
जी जी, आपने बात की यासिर राजा सिंह की। राजा सिंह एक बहुत बड़ा चेहरा माने जाते हैं यहाँ के, क्योंकि वो हमेशा ऐसे बयान देते हैं जिसकी वजह से वो हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं, विवादित बयान होते हैं उनके। कल ही हमने देखा था कि एक खबर सामने आई थी कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि उत्तरकाशी में जो मस्जिद है उसको लेकर काफ़ी समय से विवाद चल रहा है। हालांकि ये सारे मस्जिदों को लेकर विवाद कई सारे राज्यों में भी चल रहा है, चाहे वो हिमाचल हो गया, चाहे वो यूपी हो गया या बाकी राज्य हो गए, इन सारी जगहों पर। लेकिन वहीं पर बात करें उत्तरकाशी की, उत्तरकाशी में काफ़ी दिनों से विवाद देखने को मिल रहा है। और कल कुछ दिन पहले राजा सिंह गए थे और उन्होंने वहां पर जाकर जो विवादित बयान दिया था वो कुछ इस तरह था कि उन्होंने कहा था कि हम लैंड जिहाद से जिहादियों को शामिल नहीं होने देंगे। लैंड जिहादी जिस भाषा में समझते हैं हम उसे उसी भाषा में समझाएंगे। देखिए, उनकी जो भाषा होती है, उनका जो बयान करने का तरीका होता है, वो बिल्कुल कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो मुसलमानों को टारगेट करते हैं बस। और जब भी कुछ ऐसी चीज़ आती है वो हमेशा आगे आते हैं। वो अपने आप को कहीं ना कहीं एक हिंदुत्व वाला बड़ा लीडर बनाना चाह रहे हैं। और फिर जिस तरह से उनका जो बैकग्राउंड रहा है अभी तक, आप देखें तो जब यहाँ पे बीआरएस की गवर्नमेंट थी तब भी वो ऐसे बयान देते थे, उनको जेल भी हो गई थी, फिर बीजेपी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। फिर एन मोमेंट पे जब यहाँ पे चुनाव होने थे, लास्ट जो वो जारी होनी थी लिस्ट, उस दौरान उनका वो सस्पेंशन वापस लिया गया और उनको फिर जो है क्या बोलते हैं वो बनाया गया कैंडिडेट गोशामहल से। उसके बाद फिर वो जीत के आए। लेकिन अब फिर वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, तो इसको लेकर के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से बोलते हैं, फिर वही बात आ जाती है कि भाई सबका साथ सबका विकास किस तरह हो रहा है। आपके ही लीडर्स इस तरह के बयान दे रहे हैं, आपके लीडर बोल रहे हैं कि मुसलमानों को ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ये तो मतलब क्या बोलते, सीधा सीधा यही है कि आप जो हैं एक मतलब एक समुदाय को इस तरह डरा के रखना चाहते हैं कि वो कुछ बोल ही ना पाए, अपनी आवाज़ भी ना उठा पाए। जी, हम राजा सिंह की अगर बात कर रहे हैं, जैसा कि आपने बोला कि भाजपा कहीं ना कहीं उनका समर्थन करती है जी। और वहीं पर बात करें आरएसएस प्रमुख जो है मोहन भागवत, अगर कभी भी चुनाव आते हैं तो वो सबसे पहले दिखाई देते हैं जी। लेकिन अगर बात करें उनकी तो वो ये दावा करते हैं कि हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं। और जैसा कि उनका जो एक बयान है वो काफ़ी चर्चाओं में है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो हिंदू हैं वो अपनी आबादी बढ़ाएं, क्योंकि जो गैर हिंदू हैं उनकी आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर ऐसा रहा तो आने वाले दिनों में हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसा हो जाएगा। देखिए, मोहन भागवत जो हैं वो हमेशा जब भी चुनाव होता है, और अभी जिस तरह से महाराष्ट्र में चुनाव जीते हैं, तो महाराष्ट्र की जो जनता है उसका यही कहना, चाहे वो लीडर्स हों वहाँ के, उनका यही कहना है कि आरएसएस ने बहुत साथ दिया है। और जिस तरह से कल आपने देखा होगा असदुद्दीन ओवैसी का एक बहुत ही क्या बोलते हैं गुस्से वाला रूप नज़र आया है, उसमें भी उन्होंने यही बात कही है कि एक तरफ फतवा एक तरफ भगवा का वो चल रहा था कि फतवा जीतेगा या भगवा जीतेगा। तो ये आरएसएस ने वहाँ पे ज़मीनी लेवल पर, जिस तरह हमने वहाँ पे बात भी की थी जब चुनाव हो रहा था, कि आरएसएस ने जो है महाराष्ट्र में ज़मीनी लेवल पर उतर के काम किया है, क्योंकि नागपुर महाराष्ट्र में आता है, नागपुर उनका गढ़ है, ठीक है, वहाँ पे जो है उन्होंने काम किया। तो अब इस तरह के जब भागवत बयान देते हैं मोहन भागवत, तो अब जाहिर है कि बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनका ये कहना है कि बच्चे कम पैदा करें। योगी आदित्यनाथ ने कानून निकाला था कि 2 बच्चे से ज़्यादा जिसके होंगे उसको नौकरी नहीं मिलेगी, और उसके बाद फिर अब मोहन भागवत कहें 3 बच्चे पैदा कीजिए, तो पहले अपना समन्वय बिठा लीजिए, हमें क्या बोलना है क्या करना, उसके बाद ही जनता तय करेगी ना फिर। जी जी बिल्कुल। वहीं पर आपने बात की महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जैसा कि चुनाव हुए काफ़ी दिन हो गए, रिजल्ट आए हुए काफ़ी दिन हो गए, रिजल्ट आए जो उसमें जो घोषणा हुई थी महायुति ने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की हैं। तो वहीं पर बात करें तो वहाँ पर सीएम पद को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। कहा जा रहा है कि कल जो बैठक होगी उसमें चेहरा जो है क्लियर कर दिया जाएगा। हालांकि फडणवीस को मुख्य चेहरा माना जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए जो शिंदे हैं वो इस बात से नाराज़ नज़र आ रहे हैं। लेकिन वहीं पर उनके दूसरे नेताओं की बात करें, जो उनके गुट के नेता हैं वो क्लियर कह रहे हैं कि हमारे नेता को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि जब भी बैठकें होनी होती हैं तो शिंदे कभी बीमार पड़ जाते हैं, कभी वो गांव चले जाते हैं, कभी वो आउट ऑफ रीच हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर सामने बातें आ रही हैं यासिर की शिंदे जो है इस बात से नाराज़ नहीं है। जैसा कि जब रिजल्ट आने वाले थे यासिर, जब चुनाव हो रहे थे, तब कयास लगाए जा रहे थे कि अगर महायुति की जीत होती है तो अजीत पवार कहीं ना कहीं बखेड़ा खड़ा करेंगे, लेकिन अजीत पवार साइड में नज़र आ रहे हैं और शिंदे
ऐसा देखा जा रहा है कि वो मुखार हो गए हैं। देखिए, इस वक्त जिस तरह का सूरत हाल महाराष्ट्र में चला, उसमें अभी क्या बोलते हैं, प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना यूबीटी की जो सांसद, उन्होंने कहा है कि बारात मतलब क्या बोलते हैं, बारात रेडी है लेकिन दूल्हा कौन है जी। वो अभी ढूंढा जा रहा है और दूल्हे को मनाया जा रहा है कि कौन दूल्हा बनेगा। वहाँ पे 3 दूल्हा बनने के लिए रेडी हैं। अब जिस तरह से ये चीज़ें सामने आ रही हैं, तो इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये कि सोमवार को जो है गिरीश महाजन कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने पहुंचे थे। सरकार गठन से पहले इस मुलाकात की सियासी हलकों में चर्चा होने लगी। दरअसल गिरीश महाजन को बीजेपी का संकट मोचक कहा जाता है और उनकी एकनाथ शिंदे से मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इसीलिए उन्होंने मुलाकात के बाद कहा है कि मैं पिछले कुछ दिनों से एकनाथ शिंदे बीमार हैं, इस वजह से उससे मिलने आया था। लेकिन इस वक्त जो वहाँ की हालात हैं, जो वहाँ की राजनीति चल रही है, उसमें ये कहा जा रहा है कि ये गए थे, ये शायद उनको मनाने के लिए गए थे। अब जिस तरह से ये भी बात एक सामने आई थी कि एकनाथ शिंदे ने जो है गृह मंत्रालय मांगा, लेकिन बीजेपी देने को राजी नहीं है। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीजेपी जो है वो किस तरह से बैकफुट पे जा रही है कि बीजेपी वहाँ पे ज़्यादा सीटें लेके आई है और फिर भी बीजेपी जो है इस वक्त मुख्यमंत्री नहीं बना पा रही है। और जिस तरह से 5 तारीख का अनाउंसमेंट किया गया है कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, बीजेपी के बड़े लीडर्स और बीजेपी के कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो हैं वो शपथ ग्रहण में समारोह होंगे, लेकिन अभी मुख्यमंत्री कौन होगा इसका ऐलान नहीं हुआ है। इसको लेकर के चर्चा ही चल रही। वहीं इस बीच एक खबर और आई है कि सूत्रों के हवाले से बताया गया कि महायुति की इस दूसरी सरकार में अजीत पवार गुट के 10 से 11 नेताओं को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इसमें छगन भुजबल और धनंजय मुंडे जैसे नेता शामिल हैं। वहीं एक खबर ये भी आई है कि जो अजीत पवार ने डिप्टी सीएम के साथ वो वित्त मंत्रालय की भी मांग कर रहे हैं, उनको वित्त मंत्रालय भी मिल सकता है। तो अब ये सारी चीज़ें हर तरफ से मांगे उठाई जा रही हैं और इस मांगों के बीच कहीं ना कहीं वहाँ की जो जनता है महाराष्ट्र की, उसने जो वोट दिया है कहीं ना कहीं वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने एक क्या बोलते हैं, गठबंधन को, जो महायुति है, उसको वोट दिया कि आप सत्ता में यही सरकार बनाइए। लेकिन ये क्या बोलते हैं, ये पिछले सैटरडे को रिजल्ट घोषित हुए हैं। संडे छुट्टी मान सकते हैं, लेकिन फिर भी हफ्ते 10 दिन का समय हो गया है, अभी तक मुख्यमंत्री का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। और जिस तरह से अभी वहाँ पे सूरत हाल है, उसमें आज जो है क्या बोलते हैं, संजय राउत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के केयर टेकर मुख्यमंत्री हैं, वो कैसे गायब हैं। भारी बहुमत है उनके पास, फिर भी वो नाम नहीं घोषित कर पा रहे हैं। ये सब दिल्ली का खेल है। महाराष्ट्र में एक मरकल लीला चल रही है, दिल्ली में बैठ के डमरू बजाया जा रहा है। क्योंकि आप ये भी देखिए, कल भी रात में अजीत पवार जो है दिल्ली गए थे। दिल्ली में मतलब ये बोला जा रहा है कि बीजेपी के बड़े लीडर से उनकी मुलाकात हुई थी। अब इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएंगे ये बाद में पता चलेगा, लेकिन अभी जो सूरत हाल सामने आ रही है वो यही है कि जो अजीत पवार हैं वो डिप्टी सीएम के साथ में वित्त मंत्रालय लेना चाहते हैं। और जिस तरह से एकनाथ शिंदे हैं, वो अभी जो वहाँ के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये है कि वो गृह विभाग मांग रहे हैं, लेकिन उनको नहीं मिल पा रहा है। अब एक खबर और जिस तरह आई है कि अभी 10 से 11 जो है कैबिनेट में मंत्री जो है वो अजीत पवार के हो सकते हैं। अब इसमें भी शिंदे कहीं ना कहीं वो होंगे नाराज़। और जिस तरह से कल शिंदे ने एक बात भी कही थी कि अगर अजीत पवार हमारे गठबंधन में ना होते तो हम ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ते और हम ज़्यादा सीटें जीतते। 90 से 100 सीटों पर 90 से 100 सीटों पर चुनाव लड़ते और ज़्यादा सीटें जीतते, हमारी सीटें ज़्यादा होती। तो इसमें ये भी देखा जा रहा है कि महायुति में सब कुछ ठीक नहीं है। महायुति में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन एक चीज़ ये भी सामने आती है कि बीजेपी का इतना डर है, बीजेपी को जो क्या बोलते हैं बड़े लीडर्स हैं, कि ये जो भी गड़बड़ियां हैं वहाँ पे मतलब इनके गठबंधन में, महायुति में, वो खुल के सामने नहीं आ पा रही हैं। अब जिस तरह से देखा जाता था कि पहले जब इलेक्शन ख़त्म हुए थे, रिजल्ट आया था, उस दौरान दिल्ली जाते तीनों लोग जाते थे साथ में, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और फिर अजीत पवार। लेकिन कल अजीत पवार अकेले गए थे दिल्ली मुलाकात करने के लिए। उससे पहले एकनाथ शिंदे गायब हो गए थे, उनका फ़ोन आउट ऑफ रीच जा रहा था, फिर वो वापस आए, बोला गया कि वो बीमार हैं। अब कल भी मीटिंग होनी थी तो डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी है। तो इससे काफ़ी चीज़ें सामने आ रही हैं कि भाई वहाँ पे आप ज़्यादा सीटें लाने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कुछ भी हो रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस की जो एक क्या बोलते हैं एक आस है कि हम सीएम बनेंगे, तो शायद उसमें भी कुछ क्या बोलते हैं कुछ परिवर्तन देखने को मिले।
और फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं मतलब अभी तक जो वहाँ की सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो ये है कि शायद वहाँ पे एकनाथ शिंदे के अलावा या फिर क्या बोलते हैं अजीत पवार या देवेंद्र फडणवीस के अलावा कोई चौथा बंदा भी सीएम बन सकता है, जिसके लिए सब लोग राज़ी हो जाए, क्योंकि एक मीटिंग होनी है, वो मीटिंग नहीं हो पा रही है क्योंकि एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं कटे हुए नज़र आ रहे हैं। जी, महाराष्ट्र में जो या से जो चर्चाएं चल रही हैं सीएम फेस को लेकर, इसी को लेकर कल जो नितिन गडकरी हैं उन्होंने राजस्थान में एक कार्यक्रम किया था और वहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया जिससे हर तरफ चर्चा होने लगी है। उन्होंने कहा था कि राजनीति में हर किसी को बड़े पद की लालसा होती है। उन्होंने कहा था कि अगर कोई पार्षद होता है तो वो विधायक बनना चाहता है, कोई विधायक होता है तो वो मंत्री पद लेना चाहता है, अगर कोई मंत्री होता है तो वो मुख्यमंत्री बनना चाहता है, और अगर कोई मुख्यमंत्री होता है तो उसको ये डर रहता है कि कहीं हमें जो है कैबिनेट, जो हमें सरकार है वो हमें कहीं निकाल ना दे, वो हमारे पद ना छीन ले। देखिए अब तो कहीं ना कहीं यासर ऐसा दिख रहा है ये निशाना जो है शिंदे की तरफ देखा जा रहा है। देखिए शिंदे की तरफ निशाना देखा जा रहा है और शिंदे जो है वो अपनी बात पे अड़े हुए हैं कि भाई शिंदे गुट के जो लीडर्स हैं उनका सबसे पहले यही कहना है कि हमारे नेता के चेहरे पे आपने चुनाव लड़ा, केयर टेकर सीएम है वो, लेकिन आपकी सीटें ज़्यादा हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें हटा दें। अब आपकी सीटें 130 से ज़्यादा आई हैं, हमारी सीटें कम है क्योंकि हमने कम सीटों पे चुनाव लड़ा था। अगर देखा जाए तो आपसे मतलब परसेंटेज में बराबर ही होंगे हम जितनी सीटें लेके आए हैं। लेकिन वहीं अजीत पवार के गुट का कहना है कि भाई हमारी तो परसेंटेज और अच्छा है। तो अभी महायुति में यही चल रहा है कि कौन बड़ा है। इस बड़े के उसमें जो है बीजेपी ज़्यादा सीटें लाई है तो बीजेपी को जो है बड़ा माना जा रहा है। बीजेपी की जो इस वक्त हालत है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ख़राब है क्योंकि अब एक पार्टी है जो केंद्र सरकार में मतलब उसमें है, केंद्र में सरकार में है, लेकिन उसी की वहाँ पे क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में एक राज्य है जहाँ पे उसका मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहा है। उसके मुख्यमंत्री बनाने के लिए उसको कितनी अड़चनें सामने आ रही हैं। वहीं रिदा अगर आप ये सोचे कि यही एमवीए के साथ हुआ होता, अगर एमवीए सत्ता में आ गई होती उसके बाद ये 8-10 दिन का अगर क्या बोलते वो हुआ होता गैप कि इतने दिन हो गए सरकार नहीं बनी है ये वो, तो इस वक्त आप सोच सकती हैं कि देश में क्या हालात होती और देश की जो क्या बोलते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया है, कुछ एंकर्स हैं, उनकी जो क्या बोलते हैं उनका जो तेवर है वो किस तरह का होता। जी, आपने यासर एक कैबिनेट विस्तार की बात की थी, तो वहीं पर बता दें कि झारखंड में जो जेएमएम की सरकार बनी है वहाँ पर भी अभी तक कोई क्लियर नहीं हो पा रहा है कि कैबिनेट में कौन कौन मंत्री होंगे। वहीं पर अगर बात करें तो आरजेडी को 4 सीटें आई हैं जी, लेकिन कहा जा रहा है कि वो एक मंत्री पद मांग रहे हैं जिसकी वजह से देरी हो रही है वहाँ पर। देखिए अब झारखंड में सरकार तो बन गई है, झारखंड में मुख्यमंत्री ने शपथ भी ले ली है, लेकिन मंत्री पद वाले जो मामलात हैं उस पर उनका ये कहना है सरकार की तरफ से कि अभी हमारी चर्चाएं चल रही हैं और हमारी मीटिंग चल रही, किसको कितना देना है। अब जिस तरह से वहाँ पे हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है तो एक तो पद खत्म ही हो गया। अब उसके बाद फिर अब उनकी जो पत्नी है धर्मपत्नी कल्पना सोरेन, उन्होंने भी उनकी गैर मौजूदगी में बहुत मेहनत की है। अब अगर उनको कोई पद दिया जाएगा तो अब वहाँ पे जो जैसे गठबंधन के हैं चाहे कांग्रेस हो या फिर क्या बोलते हैं आरजेडी हो, उनको अगर बुरा लगे तो सारी चीज़ें देखी जा रही है। हेमंत सोरेन के बारे में ये कहा जाता है कि हेमंत सोरेन ना बहुत सोच समझ के कदम उठाते हैं और हेमंत सोरेन अभी डरे हुए भी हैं क्योंकि अभी हाल ही में चंपई सोरेन ने जो उनके साथ धोखा दिया है उनको, मतलब उनके कहने के हिसाब से उनको धोखा मिला है। तो ये सारी चीज़ें सोच समझ के ही वो अभी कुछ फैसला लेंगे। हालांकि जिस वहाँ कम से कम सत्ता तो बन गई है, वहाँ पे कम से कम मुख्यमंत्री ने शपथ तो ले ली है, यहाँ पे तो अभी मुख्यमंत्री नहीं घोषित हो पा रहा है और शपथ ग्रहण समारोह का दे दिया, 5 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह होगा। वही कहना प्रियंका चतुर्वेदी की बारात रेडी है लेकिन दूल्हा कौन होगा इसका भी पता नहीं चल रहा है। जी जी, तो वहीं पर बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली में इस वक्त जैसा कि काफ़ी दिनों से दिल्ली प्रदूषण की मार झेल रहा है और वहाँ पर लोग काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। तो वहीं पर एक और
चीज़ जो है उनको परेशान कर रही है दिल्ली वालों को, कि दिल्ली में किसानों ने हमला बोल दिया है, लेकिन वहाँ पर उन्हें नोएडा जो बॉर्डर है उस पर अभी किसानों को रोक दिया गया है पुलिस की तरफ से। लेकिन किसान बोल रहे हैं कि अगर हमारी मांगे जो पूरी नहीं हुई ना, तो हम दिल्ली को घेरेंगे और दिल्ली का घेराव करेंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। हमें सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचाना है। लेकिन अधिकारियों की तरफ से जो कहा जा रहा है, उनको आश्वासन दिया जा रहा है कि आपकी मांगे सुनी जाएंगी, लेकिन आप थोड़ा संयम बरतें। देखिए, जिस तरह से किसान अभी निकले हुए हैं, इसका भी कहीं ना कहीं जो अपोजिशन लीडर्स हैं उन्होंने इनकी आवाज़ उठाई है कि भाई किसानों के साथ आपने धोखा दिया है, किसानों के साथ आपने धोखा किया है, आप जो हैं मतलब इस तरह की चीज़ें नहीं कर सकते। अब किसान ठंड में निकल के आए हैं तो जाहिर है वो अपने साथ पूरा इंतज़ाम लेके आए हैं, रज़ाई गद्दे लेके आए हैं, खाना बनाने का पूरा इंतज़ाम लेके आए हैं। उनका कहना है कि भाई कब तक हमें रोकोगे आप। उन्होंने कहा है कि हम इतनी तादाद में आए कि अब के सीधा संसद का घेराव करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करें कि भाई हमारी जो समस्या है उनको आप क्यों पूरा नहीं कर रहे हैं, और जिस तरह पिछली बार हम लोग चले गए थे अब की हम डटे रहेंगे, अब जितने भी किले ठोक लो, जितना भी कुछ कर लो, हम नहीं मानने वाले। तो अब उनकी तरफ से जो ये कहने को आ रहा है, इसमें फिर कुछ लोग इसका गलत मायने निकाल रहे हैं। उनका कहना है खालिस्तानी हैं, ये हैं, वो हैं। लेकिन आप अभी देखिए कि हरियाणा में चुनाव हुआ, हरियाणा के भी किसान हैं ना, हरियाणा में चुनाव हुआ, बीजेपी वहाँ पे चुनाव जीती है। तो अब वहाँ की जो नई सरकार है तो किसानों को चाहिए कि उससे भी जवाब तलब करे, मांग करे, और केंद्र सरकार से भी जवाब तलब करे कि भाई अगर हमने आपको जिताया है यहाँ पे तो आपने हमारे लिए क्या किया, आप हमारे लिए क्या करेंगे। और फिर वो केंद्र सरकार के पास आए। केंद्र सरकार के पास जिस तरह से वो सामने आ रहे हैं इस वक्त, तो ये कहीं ना कहीं मतलब केंद्र सरकार के लिए एक सरदर्दी बनी हुई है, क्योंकि केंद्र सरकार अपने और मसलों को हल करने में लगी हुई है। लेकिन वही देखा जाता है कि जब केंद्र सरकार कुछ ऐसा मसला हल करना चाह रही होती है तो कोई ऐसी चीज़ सामने आ जाती है जिससे फिर केंद्र सरकार को एक डर पैदा होता है। और केंद्र सरकार अभी जिस तरह से किसानों का मसला, अब आपने जैसे कल भी देखा था कि जब संसद की कार्रवाई स्थगित हुई थी तो जितने भी लोग बीजेपी के बाहर निकल रहे थे वो सब यही कहते नहीं भाई किसानों से हमारी बातचीत हो रही है और किसानों को थोड़ा समझना चाहिए, किसानों से हम 1-to-1 टॉक करने को रेडी हैं, लेकिन किसान हमसे टॉक करने को रेडी नहीं है। लेकिन वही अगर हम किसानों की तरफ से देखें तो किसान के जो उनके नेता हैं, किसान नेता, उनका ये कहना है कि हमसे जब बात करने आते हैं तो वो कुछ और बात करते हैं, लेकिन वहाँ जा कर के केंद्र सरकार में वो क्या बताते हैं ये हमें नहीं पता है, क्योंकि हमारी मांगे पूरी नहीं होती। हमारी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुँचाई नहीं जा रही। इसी वजह से हम चाहते हैं कि 1-to-1 टॉक हो जाए। जी, अभी जो किसानों की मांगे हैं, जो 10 बड़ी मांगे हैं, उन्होंने जो मांगे की हैं उनको पूरा करने के लिए वो पूरे ज़ोर शोर से लगे हुए हैं, वो बॉर्डर पर डटे हुए हैं। और उन्होंने कहा है कि अगर सरकार हमारी मांग नहीं करती है तो आर पार की लड़ाई होगी। वहीं पर हमने पिछले दिनों देखा था यासिर, जब किसानों ने पहले जो प्रदर्शन किया था एमएसपी को लेकर, उसको लेकर बाकी उसके बाद जब संसद चली थी उसके बाद कई सारे राजनेताओं के बयान सामने आए थे। कंगना रनावत का जो बयान था वो काफ़ी चर्चा में रहा था। देखिए, कंगना रनावत भी मतलब अपने आप को स्मृति ईरानी बनाना चाहती हैं और स्मृति ईरानी बनना चाहती हैं। हालांकि स्मृति ईरानी में इनमें बहुत फ़र्क है। उन्होंने काफ़ी साल क्या बोलते हैं राजनीति की है, ठीक है। अब वो इस तरह का बयान देना, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, इसी तरह से उन्होंने क्या बोलते हैं शाहीन बाग वाले केस में भी कुछ बोला था, और उसके बाद उनके साथ एयरपोर्ट पे क्या हुआ वो भी सबने देखा। हालांकि अब वो किस तरह से आप सही नहीं ठहरा सकते हैं, किसी को भी ना गलत ठहरा सकते हैं, लेकिन जब किसी के माँ बाप के बारे में आप कुछ बोलोगे तो उसका कुछ रिएक्शन होना है। लेकिन वो भी गलत नहीं है कि आप इस तरह से किसी, वो हालांकि वो एमपी बन गई हैं और उनके साथ भी तो सिक्योरिटी रहती है, उनके साथ तो और ज़्यादा सिक्योरिटी रहती है क्योंकि उनके बयानात की वजह से ही। और जिस तरह से बयान देती हैं, इनको बोला गया है कि बीजेपी की तरफ से भी कई बार इनको नोटिस दिया गया है कि इस तरह के बयान मत दीजिए, आप अपनी ज़बान को संभालिए, लेकिन फिर भी ये अपनी ज़बान को संभाल नहीं पा रही हैं। इस तरह के बयान देने से इनको शायद लगता है कि मुझे और ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी जी, मैं और ज़्यादा पार्टी करीब आऊँगी, मुझे हो सकता है कोई अच्छा पद मिल जाए, लेकिन ये उनकी सेहत के लिए सही नहीं है। क्योंकि आप अभी राजनीति में, अभी कल आप हार जाएंगे, उसके बाद फिर आप कहाँ जाएंगे, किसको मुंह दिखाएंगे और क्या करेंगे आप।
जिस तरह से स्मृति ईरानी है, स्मृति ईरानी ने बहुत कुछ बोला है, लेकिन जब वो हार गई हैं तो उनको देखिए वो बहुत कम ही नज़र आती हैं। जी, आपने बात की नोटिस की कि भाजपा ने कई बार उनको नोटिस दिया, लेकिन उस नोटिस पर कभी कड़ा रुख नहीं अपनाया गया यासिर। कड़ा रुख नहीं अपनाया गया, लेकिन नोटिस दिया गया। अब यही होता है कि आपने कह दिया हाँ ठीक है ऐसा मत करना, और वो एक अलग चीज़ होती है। जब आप नोटिस देते हैं, आप किसी को सस्पेंड करते हैं पार्टी से, तो वो एक अलग चीज़ होती है। जी, क्योंकि हमने देखा है कि जैसे जो विवादित नेता हैं, जो विवादित बयान देते हैं भाजपा के, चाहे वो राजा सिंह हो गए, गिरिराज सिंह हो गए, और जो बाकी नेता हैं योगी आदित्यनाथ हैं, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, वो कभी भी वो खुलकर जो है मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन कभी भी भाजपा उन पर खुलकर जिस तरह से उनको डांटना चाहिए, उनको नोटिस जारी करना चाहिए, उनको उनके खिलाफ एक कड़ा रुख अपनाना चाहिए, वो कभी दिखाई नहीं देता है। नहीं दिखाई देता है, क्योंकि अब ऐसे लीडर्स का बीजेपी में होना भी ज़रूरी है, क्योंकि बीजेपी का ये मानना है कि हमारा कहीं ना कहीं वोट बैंक जो है वो इसी पे चल रहा है। और जिस तरह से आपने बात की दिल्ली के, दिल्ली में इस वक्त जो हालात हैं उस पर आज अभी की जो खबर है वो कि ये है कि अरविंद केजरीवाल ने जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि दिल्ली में खुलेआम लोगों के मर्डर हो रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में क्राइम कोई मुद्दा नहीं है। दिन दहाड़े महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, महिलाएं डरी हुई हैं और बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में क्राइम कोई मुद्दा नहीं है। सड़कों पर खुलेआम गोलियां चल रही हैं और बीजेपी कह रही है कि दिल्ली में क्राइम कोई मुद्दा नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने आगे लिखा है कि व्यापारियों को फिरौती के फ़ोन आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि दिल्ली में क्राइम कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने हालांकि इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल ने कई बार इस बात को बोला है कि दिल्ली जो है वो 90s का मुंबई बनती जा रही है, लेकिन उस पर अभी तक केंद्र सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। बिल्कुल। तो अगर साफ तौर पर कहा जाए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण में भी बोला है, जिस तरह से उन पर हमला हुआ था उसको लेकर भी उन्होंने बोला, और जिस तरह से दिल्ली में आजकल हालात पैदा हो रहे हैं, खुलेआम हत्याएं हो रही हैं, खुलेआम रेप हो रहे हैं, खुलेआम फिरौती हो रही है, सारी चीज़ें जो सामने आ रही हैं उनको लेकर वो उन्होंने अपने भाषण में भी बोला, और उन्होंने विधानसभा में स्पष्ट रूप से कहा है कि केंद्र सरकार इन सारी चीज़ों को करने में विफल रही है और वो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को बिगाड़ना चाहती है, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव होने वाले हैं। तो जैसा कि नाजरीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए हम खबरों से रूबरू कराया है, ऐसे ही ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें, और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यही ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।